फरहान बेग। टुडेज आवर टॉपिक इज लैंड रिसोर्सेज। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं लैंड रिसोर्सेज के ऊपर। हम ज़मीन पर रहते हैं और हमारी बहुत सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो ज़मीन पर रहकर ही पूरी करते हैं और अलग अलग तरीके से हम इसको करते हैं। लैंड जो है एक नेचुरल रिसोर्स है जो इसकी अहमियत है हमारी ज़िंदगी में। ये सपोर्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को। हालांकि लैंड जो है एक एसेट है कि प्रॉपर्टी है फाइनाइट मैग्नीट्यूड का। फाइनाइट से मतलब ये है कि एक लिमिटेड अमाउंट ही है लैंड का, ठीक है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जितनी भी बची हुई लैंड हमारे पास है इसको बहुत ही हिफाजत के साथ, बहुत ही केयरफुल प्लानिंग के साथ इसको यूज़ करें। इंडिया के अंदर जो लैंड है इसमें काफ़ी एक वैरायटी है रिलीफ फीचर्स को लेकर। जैसे कि यहाँ पे रिलीफ फीचर्स में आ जाते हैं माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज़ हैं, प्लेन्स हैं, आइलैंड्स हैं। तो इस तरीके के अलग अलग रिलीफ फीचर्स हैं इंडिया के पूरे लैंड रिसोर्सेज में। अबाउट 43% जो लैंड एरिया है वो कैसा है, प्लेन्स है, और जो कि प्रोवाइड करता है फैसिलिटीज़ एग्रीकल्चर के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए। माउंटेन्स जो है वो 30% में है टोटल एरिया का, ठीक है, जो कि प्रोवाइड करता है फैसिलिटीज़ फॉर टूरिज़्म एंड बना के रखता है इकोलॉजिकल बैलेंस। अब जो 27% एरिया है हमारे कंट्री में वो कैसा है, प्लेट्यू रीजन में आता है, ठीक है, जिसमें प्लेट्यू एग्जिस्ट करते हैं जो कि एक रिच रिजर्व्स है मिनरल्स का, फॉसिल फ्यूल्स का एंड फॉरेस्ट का। ये देख सकते हैं पाई चार्ट है यहाँ पे, इसमें आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है। लैंड यूटिलाइजेशन में आ जाता है कि किस किस अलग अलग पर्पज से हम लोग यूज़ करते हैं लैंड को। पहला है फॉरेस्ट, जो कि सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने में। फिर दूसरा है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसी ज़मीन जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, जिसमें आ जाती है बैरन एंड वेस्ट लैंड, बंजर भूमि या वेस्ट लैंड, ठीक है। ऐसी ज़मीन जो नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में लाई जैसी है, जिसमें आ जाते हैं बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज एट्सेट्रा, ठीक है। फिर अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, जो दूसरी अनकल्टिवेटेड लैंड है, हम एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड्स यानी कि परती भूमि को अगर हटा दें तो ये अनकल्टिवेटेड लैंड्स में आ जाते हैं, जैसे कि परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स, जिसमें जो कैटल्स हैं वो इस पर चरते हैं, जाकर फीड करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप्स ग्रोव्स, कुछ ऐसी ज़मीन है जो मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप्स ग्रोव्स में आती हैं जो कि नेट सोन एरिया में नहीं आता। मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप्स ग्रोव्स का मतलब है कि इसमें छोटे ट्रीज होते हैं, श्रब्स होते हैं और ग्रास होते हैं जिस पे खेती पॉसिबल नहीं है, तो इसे हम नेट सोन एरिया में इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो नेट सोन एरिया क्या है अभी समझाता हूँ मैं आपको। कल्ट्रेबल वेस्टलैंड क्या है, कल्ट्रेबल वेस्टलैंड का मतलब है जिसको अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाता है तकरीबन 5 साल के लिए, ठीक है, जिस पे कोई खेती नहीं होती। इसको अपनी मिनरल स्ट्रेंथ रीगेन करने के लिए इस सॉइल को ये कम से कम 5 साल का वक्त लग जाता है, तो ये कल्ट्रेबल वेस्टलैंड में इंक्लूड होती है, ठीक है। अब फैलो लैंड्स यानी कि परती भूमि में कौन से आते हैं, एक तो होती है करंट फैलो लैंड्स, फिर होती है अदर देन करंट फैलो लैंड्स। तो करंट फैलो लैंड में क्या है, इसको कल्टीवेशन के बिना छोड़ दिया जाता है, यानी कि एक या एक से भी कम बार कल्टीवेशन खेती होती है एक एग्रीकल्चर ईयर के अंदर, यानी 1 साल के अंदर। फिर अदर देन करंट फैलो लैंड में आ जाते हैं, तो इसको तकरीबन 1 से लेके 5 साल तक छोड़ दिया जाता है दोबारा से अपनी मिनरल स्ट्रेंथ को रिगेन करने के लिए, और उसमें तकरीबन 1 या 2 बार ही खेती हो पाती है 1 से लेके 5 साल के वक्त में, ठीक। फिर आ जाते हैं नेट सोन एरिया के अंदर। तो नेट सोन एरिया क्या है, ये पूरे साल के अंदर जितना भी कल्टीवेशन हुआ, पूरी कंट्री के अंदर जितना भी एग्रीकल्चर खेती योग्य ज़मीन है, भूमि है, उस पर जितना भी कल्टीवेशन हुआ उसका ये नेट सोन एरिया बताता है। यानी कि जितना भी एक खेत पे सपोज 1 या 2 बार या 3 बार खेती हो सकती है, तो जितना भी क्रॉप प्रोडक्शन हुआ पूरे नेट सोन एरिया में, यानी पूरे एग्रीकल्चर लैंड में एक कंट्री के, तो वो नेट सोन एरिया में आता है। और जो क्रॉप प्रोड्यूस होता है उसे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहते हैं, ठीक है। जिस एरिया में भी क्रॉप प्रोड्यूस होता है उसे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहते हैं। अब हम लैंड यूज़ पैटर्न पे बात कर लेते हैं इंडिया में। तो लैंड यूज़ पैटर्न क्या है, 2 तरीके के फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि फिजिकल फैक्टर्स पहले हम पढ़ लेते हैं, जिसमें आ जाता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी से में इंक्लूड करते हैं जैसे कि यहाँ पे माउंटेन्स कितने हैं, यहाँ पे प्लेन्स कितने हैं और यहाँ प्लेट्यूज़ कितने हैं, इस पे डिपेंड करता है लैंड का यूज़। फिर दूसरी इसमें जो चीज़ है वो है क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसा है इस जगह का, उस पर डिपेंड करता है। सॉइल कैसी है,
उस पर डिपेंड करता है, या यहाँ पर ह्यूमन फैक्टर्स, जैसे कि अगर हम बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है इस पर डिपेंड करता है लैंड यूज पैटर्न। दूसरा आ जाता है टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, कि एक देश टेक्नोलॉजिकली कितना कैपेबल है, या यहाँ पर कल्चर या ट्रेडिशंस कैसे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है कि कुछ ज़मीन ऐसी होती है जिनको लोग कल्चरली या ट्रेडिशनली एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि उस पर आप खेती करें, या फिर कुछ भी, जैसे अगर कोई चीज़ वक्फ कर दी गई है मंदिर या मस्जिद के लिए, तो उस पे उस ज़मीन पर कोई भी खेती नहीं करेगा, तो ट्रेडिशनली ये कल्चरली एक्सेप्टेड नहीं है। समझ गया ना। अब आ जाते हैं टोटल जो जोग्राफिकल एरिया है उसमें, वो हमारा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, जिसमें से 93% ही सिर्फ अवेलेबल है हमारे पास लैंड यूज रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग। जो अगर हम नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, जैसे सिर्फ असम को अगर छोड़ दें, उसके अलावा नागालैंड आ जाता है, त्रिपुरा आ जाता है, मेघालय आ जाता है, मिजोरम आ जाता है, अगर हम इनको इंक्लूड करें तो इनका पूरा लैंड यूज जो रिपोर्ट है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसी तरह से जो हमारा जम्मू कश्मीर है, जो कि ऑक्यूपाइड कर लिया गया है पाकिस्तान और चाइना के द्वारा, ठीक है, उनका भी हमने प्रॉपर सर्वे नहीं किया, तो लैंड यूज़ पैटर्न में हमारे पास लैंड यूज़ रिपोर्टिंग में पूरा उसका लेखा जोखा नहीं है। चलिए, जितनी भी ज़मीन हमारे पास अवेलेबल है, अगर उसको हम 100% मान ले, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जनरल लैंड यूज़ कैटेगरीज, यानी 1961 और 2002 और 3 के अकॉर्डिंग अगर हम दोनों को कंपेयर करें, तो जो फॉरेस्ट लैंड था हमारे पास वो सिर्फ कितना था, 18.11%, यानी 11% पहले था, जो बढ़कर अब 22.57% हो गया है फॉरेस्ट लैंड, ठीक है। ये एक अच्छी बात है इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए। दूसरी चीज़, बैरन एंड वेस्ट लैंड जो 12.01% था पहले, वो अब कम होकर 6.29% हो गया। ये भी एक अच्छी खबर है कि बैरन जो लैंड थी, बंजर भूमि, उसको हमने काफ़ी हद तक यूज़ में ले लिया है। फिर जो हमारा एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज़ है, वो पहले 4.95% था, जो बढ़कर 7.92% हो गया, यानी कि ऐसा एरिया जो नॉन एग्रीकल्चर यूज़ में, जैसे कि घर बनाना या फिर सड़कें बनाना, तो इस एरिया को हमने काफ़ी हद तक ज़्यादा इस्तेमाल किया है, ये एरिया बढ़ गया है, सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर पहले इतना नहीं था, जो बढ़ गया है, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, ये पहले 4.7% थे और अब 3.45% ही रह गए हैं, ठीक है। तो ये खतरा है, क्योंकि ग्रेजिंग लैंड्स अगर कम होंगे तो इतनी बड़ी आबादी कैटल की है वो कहाँ जाएगी। तो अब नेक्स्ट हो जाता है एरिया अंडर मिसलेनियस ट्रीज, क्रॉप्स एंड ग्रोव्स, ये पहले 1.50% था, अब 1.10% ही रह गया है। तो हमारा यहाँ था कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ये ऐसी भूमि जिसमें 1 साल से लेकर 5 साल के वक्त में हम एक फसल ले पाते हैं। तो ऐसी फसल जो थी ये 6.23% थी पहले, ये अब ये कम होकर 4.41% हो गई, तो ये भी एक अच्छी खबर है, ठीक है। ऐसी भूमि मतलब हमने ज़्यादा यूज़ में ले ली है। तो अब आते हैं फैलोस अदर देन करंट फैलो, अब ये क्या है, 3.50% है, पहले थी, ठीक है, अब ये 3.82% हो गई है। तो यानी इस पहले जो पड़ती भूमि थी वो कम थी, अब ये बढ़ गई है। तो कुछ भूमि हमने भी बंजर कर दी है, यूज़ कर करके ज़्यादा ओवर यूज से हो गई है ये। फिर आ जाते हैं करंट फैलो लैंड्स, जिसके अंदर एक साल में एक या एक से भी कम खेती हो सकती है। ये पहले 3.73% थी, लेकिन ओवर यूज़ कर करके हमने इसको 7.03% तक पहुंचा दिया है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी खबर नहीं है, तो काफ़ी हद तक पड़ती भूमि बढ़ती चली जा रही है। नेक्स्ट है हमारा जो नेट सोन एरिया है, ये 45.26% था 1961 और 61 के सेंसस में रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, अब ये 43.41% हो गया है नेट सोन एरिया, यानी कम हो गया है। तो ये भी एक अच्छी खबर नहीं है। चलिए, खैर ओवरऑल हम लॉस में ही हैं। तो डिक्रीज जो परमानेंट पास्चर्स हैं वो काफ़ी हद तक डिक्रीज हो गए हैं। कैसे हम इतनी बड़ी आबादी को फीड कराएंगे, जो कैटल पॉपुलेशन है हमारी, उसको कैसे फीड कराएंगे और उससे क्या परिणाम होंगे। ज़्यादातर जो हमारी करंट फैलो लैंड्स हैं ये या तो पुअर क्वालिटी की हो चुकी हैं, या फिर इस पे कल्टीवेशन कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा हाई आती है, तो इसके लिए हम उस पर खेती करते ही नहीं हैं। जो हमारी फैलो लैंड्स हैं, या तो इस पे हम 1 या 2 बार ही खेती कर पाते हैं 2 से 3 साल में। अगर हम इसको नेट सोन एरिया में इंक्लूड करने हैं तो परसेंटेज जो है हमारी नेट सोन एरिया की, ये 54% तक टोटल रिपोर्टिंग एरिया के अकॉर्डिंग बन जाएगी। पैटर्न जो हमारा नेट सोन एरिया का है, ये ग्रेटली डिपेंड वेरी करता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। जैसे हम अगर पंजाब हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर 80% जो ज़मीन है वो खेती योग्य है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर और अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पर 10% से भी कम जो है वो खेती योग्य भूमि है। अगर फॉरेस्ट एरिया किसी कंट्री का हम बात करें तो जो डिज़ायर्ड होना चाहिए हमारी कंट्री का, वो 33% होना चाहिए जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग, लेकिन जो एरिया है वो सिर्फ जस्ट 22% ही हम फॉरेस्ट लैंड रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग बना पाए हैं। यानी कि 1952 के बाद से ही हमने इसको क्या किया था, आउटलाइन कर दिया था
कि हमें फॉरेस्ट एरियाज़ को काफ़ी बढ़ाना है और ये काफ़ी ज़रूरी माना जाता है इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए फॉरेस्ट लैंड एरिया को बढ़ाना। जो फॉरेस्ट के किनारों पर रहते हैं, जंगलों को किनारे रहते हैं, उनकी जीविका जो है वो इसी पर डिपेंड करती है और एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो वेस्ट लैंड में कंसिडर किया जाता है। कुछ ज़मीन जो है वो रॉकी है, कुछ एरिड है, कुछ डेजर्ट एरिया में इंक्लूड होती है और कुछ जो है वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में हमने उसको डाल दिया है, जैसे कि सेटलमेंट्स, घर बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, रेलवेज बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए। तो इस तरीके की जो लैंड है वो वेस्ट लैंड को हमने काफ़ी हद तक नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में भी यूज़ किया है। लेकिन अगर हम कंटिन्यूसली ओवर यूज़ करते रहेंगे लंबे समय तक इस पूरे लैंड रिसोर्सेज का बिना किसी अप्रोप्रिएट मेजर्स या प्लानिंग के, तो कंजर्व कर पाना इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो पाएगा, मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल हो पाएगा, जिसके काफ़ी घातक परिणाम हो सकते हैं। लैंड डिग्रेडेशन हो सकता है काफ़ी हद तक और इसके बदले में क्या हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस रिप्रिकॉशंस यानी कि घातक परिणाम भुगतना पड़ सकते हैं ह्यूमन सोसाइटी को और एनवायरनमेंट को। तो ये है मेरे इस लेक्चर का। अभी के लिए इतना ही। लेक्चर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।